बाल विकास कार्यालय परियोजना कार्यालय किरनापुर में बाबुओं का राज हावी होने के कारण क्षेत्र के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र में चयन प्रक्रिया से जुड़ी आवेदक महिलाओं को आदेश एवं सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारियां व दस्तावेज नहीं मिलने से आवेदक महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत चयन प्रक्रिया में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली आवेदक महिलाओं ने जानकारी में बताया कि चयन प्रक्रिया विगत 2 अगस्त को संपन्न कराई गई। उसके उपरांत आज 7 अगस्त तक आंगनवाड़ी केंद्रों में चयनित कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के चयन संबंधी सूची परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा तक नहीं की गई और चयनित आवेदक व दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को उनके आदेश पत्र भी प्रदान नहीं किए गए और न ही दावा आपत्ति करने वाली महिलाओं को सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां दी जा रही है, जिससे चयन प्रक्रिया से जुड़ी महिलाओं को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कार्यालय में पदस्थ बाबू बड़गैया से महिलाओं के द्वारा बातचीत करने पर महिलाओं से अभद्रता पूर्वक बात करते हुए अभी फाइल जिले से नहीं आने की बात कही जा रही है तथा जब फाइल जिले में से आएगी तभी आप लोगों को जानकारी मिल पाने की बात कही जा रही है। वहीं इस संबंध में परियोजना अधिकारी अमृता खजूर से मोबाइल पर चर्चा करने पर बाबू से बात कर सूचना पटल पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची को चस्पा करने की बात कही। इस तरह परियोजना कार्यालय किरनापुर में पदस्थ बाबू बड़गैया व परियोजना अधिकारी की लापरवाही कार्यशैली से चयन प्रक्रिया से जुड़ी महिलाओं को बेहद ही परेशानियों का सामना। इसलिए आई हूँ कि मेरे को 2 तारीख को यानी आपत्ति की अंतिम पेशी थी जी। तो उसकी मेरे को यहाँ से वो सूची निकालना था आदेश की, जिससे कि मैं अपनी आपत्ति लगा सकूँ। जी, कौन से पद के लिए आवेदन किए थे आपने? कार्यकर्ता के लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हाँ। लिए। तो वहाँ पे चयन सूची जारी हो गई क्या? जी नहीं, यहाँ पे चयन सूची नई चिपकी भी नहीं है यहाँ पे। हाँ। और ना ही कोई हमको दे रहे हैं आदेश। आपको आपकी कॉपी नहीं मिली है? नहीं मिली और उनको आदेश हो गए आगे वाले को। किस बात को लेके आए हैं? हम लोग आए हैं आपत्ति लगाने। जी। आपत्ति के लिए यहाँ पे हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और लिस्ट के लिए हम लोग आए थे, यहाँ पे लिस्ट भी नहीं टंगी है और वही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं यहाँ के बाबू लोग। और वही अंक के लिए आए थे, 5वीं के मार्कशीट के हिसाब से हम लोगों को नंबर नहीं दिए गए। अच्छा, तो आपको आपत्ति लगाना है? आपत्ति लगाना है तो ये लोग दे नहीं रहे हैं। कौन से पद के लिए आवेदन किए थे आपने? सहायिका पद। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए। तो ये चयन प्रक्रिया हो गई क्या पूर्ण? हाँ, वो 2 तारीख को निराकरण था बालाघाट में। जी। तो वहाँ उनने आदेश देने के ये किए हैं, जी। तो अपील करने के लिए 10 दिन का टाइम दिए हैं। ये लोग आदेश दे नहीं रहे हैं, तो उसकी कॉपी चाहिए थी, तभी तो हम। अभी कितने दिन बीत गए? कितना समय हो गया? 6 दिन हो गया है। अब 3 दिन 3 बचे दिन हुए बचे हैं। अच्छा। तो जब तक ये देंगे नहीं तब तक हम आगे कार्यवाही कैसे करेंगे? लालबरा नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बबरिया सरपंच मोहनलाल गौतम के भतीजे 30 वर्षीय पंकज गौतम का बाइक की जबरदस्त टक्कर से चौरई के उमर नाला के पास दुर्घटना में मौत हो गई व 2 लोग घायल हो गए। घायलों का छिंदवाड़ा के अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बबरिया सरपंच मोहनलाल गौतम के भतीजे पंकज गौतम रविवार को अपने चाचा के लड़कों के साथ मोटरसाइकिल से छिंदवाड़ा के सिमरिया में जारी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तभी चौरई के उमर नाला के पास आमने सामने से मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पंकज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई व पारस गौतम व विजय गौतम घायल हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद चौरई पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को छिंदवाड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक मां बाप का इकलौता बेटा था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जिला शहरी विकास अभिकरण बालाघाट व नगरपालिका परिषद बालाघाट की सीमा के अंतर्गत स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों को नागरिक अधोसंरचना एवं भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है। इन अनाधिकृत कॉलोनियों के रहवासी व सभी हितधारकों को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में अपने दावे आपत्ति 15 दिनों के भीतर जिला शहरी विकास अभिकरण बालाघाट या कार्यालय नगरपालिका परिषद बालाघाट में प्रस्तुत कर सकते हैं।
देश भर में आदिवासी मूल निवासियों के साथ हो रहे अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए सोमवार को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मगरदर्रा के ग्राम तुमड़ी टोला में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नैनपुर बालाघाट राज्य मार्ग पर चक्का जाम कर केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जहां उन्होंने नैनपुर बालाघाट राज्य मार्ग पर चक्का जाम कर केंद्र व राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जहां राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एसटी, एससी और ओबीसी मूल निवासी पर लगातार हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए आवेदन निवेदन पर भी इंसाफ न मिलने की बात कही। जहां उपस्थित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सामाजिक बंधुओं ने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए मणिपुर पर जारी हिंसा में राष्ट्रपति शासन लगाने और इसके पूर्व प्रदेश व देश में विभिन्न इलाकों में घटी विभिन्न घटनाओं में इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। दस से 14 अगस्त हैदराबाद में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में बालाघाट जिले के 4 खिलाड़ियों का इसमें चयन हुआ है, जो कि नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया की चौथी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जिसमें मध्य प्रदेश का वे प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर व जनरल सेक्रेटरी सेंसाई लाल दर्दा, अध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक दर्दा के मार्गदर्शन में हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी सेंसाई सहदेव के द्वारा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक आयोजित होगी, जिसमें सभी राज्यों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे, जिसमें बालाघाट जिले से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने कराटे प्रशिक्षक संतोष पारधी के नेतृत्व में हिस्सा लेंगे, जिसमें बालाघाट के कराटे प्रशिक्षिका नेशनल खिलाड़ी माया पटले, श्रद्धा कटरे, सुशांक पारदी और शुमुख मोहर यह प्रतियोगिता में शामिल होकर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन मामलों के चलते जिले का क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसी बीच मलाजखंड के बस स्टैंड में स्थित अशोका होटल में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरों की यह काली करतूत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मलाजखंड के बस स्टैंड में अशोक होटल संचालित है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने पीछे के दरवाजे से होटल में प्रवेश किया और वाईफाई से कनेक्ट सीसीटीवी के कैमरे का वाईफाई के तार निकालकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब सोमवार की सुबह होटल संचालक अशोक मांगरे होटल पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। इसके बाद होटल संचालक ने अपने साथियों के साथ इसकी शिकायत मलाजखंड थाने में दर्ज कराई। वहीं घटना की जानकारी के बाद मलाजखंड पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। हालांकि अन्य सीसीटीवी कैमरे में चोर नजर आ रहे, जिसके आधार पर पुलिस होटल की चोरी का सुराग लगाने में जुट गई है। उधर इस घटना के बाद से ही बस स्टैंड स्थित अन्य व्यवसायियों में भी खौफ साफ तौर से देखा जा रहा है, जहां उन्होंने मामले का जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। मलाजखंड में बस स्टैंड में स्थित होटल में चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम देकर होटल में लगे लगभग 5 किलो पेड़ी, गले में लगी लगभग 3,000 रुपये की चिल्लर और वाईफाई बॉक्स उठाकर ले गए हैं, जिसको लेकर पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था पर सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं। बताया जा रहा है बस स्टैंड में देर रात तक चहल पहल बनी रहती है। बस स्टैंड सुरक्षित एरिया माना जाता है, बावजूद इसके कि वहां भी चोरी की वारदात होने पर पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिस पर ऐतराज जताते हुए आवेदकों के द्वारा पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने की मांग की गई। आगामी समय में होने वाले चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां का रुझान युवाओं की ओर है, जहां उन पार्टी से संबंधित संगठनों के द्वारा युवाओं को संगठन से जोड़कर पार्टी की विचारधारा से जोड़ने में जुटे हुए हैं। तो वहीं सोमवार को शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा छात्र सदस्यता अभियान को लेकर की जा रही गतिविधियां शुरू थी। इस सदस्यता अभियान का एनएसयूआई के सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया और दोनों ही संगठन एक दूसरे से भिड़ गए।
जहां छात्र संगठन से जोड़ने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद जल्द ही हाथापाई तक पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। कोतवाली पहुंचे एनएसयूआई और एबीवीपी के सदस्यों के द्वारा पुलिस के सामने भी तनातनी देखी गई। विवाद होता देख कोतवाली टीआई कमल सिंह गहलोत के द्वारा एनएसयूआई और एबीवीपी संगठनों से मिली शिकायत पर जांच की जाने की बात को कहकर संगठन का विवाद शांत किया। कॉलेज के अंदर बच्चे कैसे करेंगे ये बताओ। आपका नाम ले बड़ी बात पर्चे कौन काट रहा है? पर्चे कौन काट रहा है? एबीवीपी मुर्दाबाद 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 एबीवीपी मुर्दाबाद 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 एबीवीपी मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद। कांड करो जरा हमारा पहली का कौन होगा? हां चलो बाहर ही बाकी चलो बाहर ही को बाहर किसको पहलवानी आ रही ज्यादा चलो बाहर चलो बाहर निकल। कॉलेज में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा अपना अभी विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हमारा संगठन जो रजिस्टर्ड है संगठन, तो विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ताओं के पास हमारा जो साहित्य है सदस्यता का वो उपस्थित था। वो अपने ग्रुप में बैठ के आपस में ही सदस्यता की चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक तत्वों द्वारा आकर के वो अपनी सदस्यता जो है साहित्य उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। उसमें जब हम लोग उनसे चर्चा करने गए तो उनके द्वारा छीना झपटी थोड़ा सा झड़प हो गई थी। इसमें कहीं ना कहीं झड़प हुई है। तो अभी थाने में आए तो क्या करेंगे? थाने में हम लोग ने लिखित आवेदन दे दिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जो आपत्तिजनक संगठन के खिलाफ इनने नारेबाजी की अपशब्दों का प्रयोग किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वाली आए थे क्यों आना हुआ? आज जिस प्रकार से एबीवीपी के द्वारा कॉलेज के अंदर में सदस्यता अभियान चलाया जाता, पर्चे कटाए जा रहे थे जो कॉलेज के अंदर में गैर कानूनी है, तो हम इसको रोकने के लिए छात्र एवं एनएसयूआई के द्वारा उन्हें रोका जा रहा था, पर रोका तो गया, परंतु उसके बाद एबीवीपी के जो जिला मंत्री बने हैं नए जो आए हुए बाहर से, जैन है कोई, उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर में हाथ उठाया गया, बदतमीज़ी की गई है। और अभी आप लोगों ने भी देखा मीडिया कर्मियों के द्वारा कि थाने के अंदर में जब रिपोर्ट लिखाना है तो एबीवीपी के द्वारा कार्यकर्ता एवं उनके साथ में जो धक्का मुक्की थाने के अंदर में किया जा रहा है, सत्ता का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है और नशा चढ़ चुका है सत्ता का। ये हम इनका विरोध करते हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और हमारी बात नहीं सुनी गई थाने के अंदर में भी, अगर सत्ता के नशे में ही काम किया जाए तो कल एनएसयूआई धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने की तैयारी है। अभी एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र संगठन के दोनों आए थे, कुछ विवाद की बात हुई थी। देखिए दोनों ही पक्ष आए, एबीवीपी के भी स्टूडेंट आए और एनएसयूआई के भी आए। दोनों का कहना है कि कॉलेज में कुछ विवाद हुआ है और दोनों से पृथक से आवेदन ले रहे हैं हम और उसकी जांच करते हैं किसकी क्या गलती है और जिसकी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस चीज़ को लेकर विवाद की बात सामने आई? जनरली अभी तो ये बता रहे हैं कि कुछ सदस्यता रसीद दे रहे थे किसी को और उसी एबीवीपी के द्वारा, और उसी को लेके कुछ एनएसयूआई के लड़कों ने आपत्ति ली और उसी बीच विवाद हुआ है, ऐसी जानकारी मिली फिलहाल। बाकी जो राइटिंग में दे रहे हैं आवेदन दोनों पक्ष, उसको जांच करते हैं। थैंक यू। 7 अगस्त को प्रेरक संघ ने भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में संघ विभाग प्रमुख के उपस्थिति में तय किया कि सरकार से प्रेरकों की सेवा बहाल करने की मांग और प्रदेश में रिक्त 1 लाख शिक्षक पदों पर भर्ती किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन को गति दी जाने की रणनीति बनाई गई। निष्कासित प्रेरकों ने बताया कि संविदा प्रेरकों की राज्य सरकार के अधीन संचालित साक्षर मिशन वर्ष 2012 और 13 से वर्ष 2018 के अंतर्गत कार्यरत संविदा प्रेरकों को राज्य शिक्षा केंद्र पत्रानुसार नियुक्ति प्रदान की गई। उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना पद से पृथक कर 31 मार्च 2018 को कर दिया गया। प्रेरकों की बहाली को लेकर ज्ञापन लगातार राज्य शिक्षा केंद्र और मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उसके बाद भी संविदा प्रेरकों को न तो कोई आश्वासन दिया गया और न ही सेवा बहाल की जाए। इसके चलते सभी निष्कासित प्रेरकों के द्वारा निर्णय लिया गया कि सेवा बहाली को लेकर आंदोलन किया जाएगा। अभी जो सर वर्तमान में हम लोग निरंतर मार्च 2018 से जो है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में जो है हम अपनी बहाली को लेकर
कर निरंतर जो है हम धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, रैली के माध्यम से, अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से जो उन्हें अपनी बहाली के लिए मांग करते आ रहे हैं। आज दिनांक तक वर्तमान सरकार ने हम लोगों की बहाली नहीं किया है, फिर भी हम लोग आज जो है पूर्ण रूप से जो है हताश हो चुके हैं हम प्रेरक। और आज जैसे आज भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित मध्य प्रदेश प्रेरक शिक्षक संघ इनकी आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई है। 2012 से 2018 तक लगातार ये सेवा में काम कर रहे थे और उनको सरकार जो है लगातार इनको मानदेय दे रही थी, लेकिन अचानक 2018 में सरकार की एक नीति आई कि इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसी परिस्थिति में इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश प्रेरक संघ ने और भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से भी और अन्य संगठनों के अपने संगठनों के माध्यम से भी उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। कई बार रैली, प्रदर्शन, धरना के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण किए कि इनको सेवा जो समाप्ति की गई है उनको पुनः बहाल किया जाना चाहिए। जिले के विभिन्न स्कूलों और आंगनबाड़ियों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करने वाली रसोइया बहनों की ना तो मानदेय बढ़ाने की मांग पूरी हुई और ना ही उन्हें मानदेय बढ़ाने का आश्वासन मिला। बावजूद इसके कि जिला रसोइया संघ के बैनर तले शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल रसोइया बहनों ने सोमवार को अचानक खत्म कर दी। जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करने के पूर्व रसोइया बहनों ने संघ के बैनर तले पुराने जिला पंचायत कार्यालय के सामने पंडाल पर अपनी मांगों को लेकर उद्बोधन दिया और मांग पूरी किए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उनके मानदेय की मांग जल्द से जल्द पूरी किए जाने की भी गुहार लगाई। वहीं बिना किसी नतीजे के हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। मानदेय बढ़ाने की प्रमुख मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान हड़ताल पर गए रसोइया बहनों ने नगर में एक रैली निकाली। यह रैली नगर के पुराने जिला पंचायत कार्यालय के सामने स्थित धरना स्थल से काली पुतली चौक होते हुए पीजी कॉलेज के सामने से अम्बेडकर चौक पहुंची। वहां से यह रैली डॉक्टर विश्वेश्वरैया चौक होते हुए सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां रसोइया बहनों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और कुछ देर के लिए वहीं धरने पर बैठ गई। जहां कुछ देर बाद प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। 4 दिनों से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे धरने पे, तो हमारी मांगे यही है सर, जो वाजिब है मांगे हम लोगों की कि हमारी मानदेय जो 2000 है, स्कूल में जो खाना बनाती है और आंगनबाड़ी में जो खाना बनाती है उनको मात्र 500 रुपये मानदेय है। वो भी 6-6 महीने हो जाते हैं, 7-7 महीने तो आता ही नहीं है। ऊपर जो समूह चलाता है मध्याह्न भोजन MDM जिसको कहा जाता है, उसमें भी 5 रुपये 18 पैसे कुछ ऐसा है, 6 रुपये 8 रुपये 17 पैसे मिडिल स्कूल में है। तो हम लोगों को एक थाली पे एक बच्चे के ऊपर दिया जाता है, उसमें 90% अगर उपस्थिति बच्चों की रहेगी तब हमको 65% दिया जाएगा। अगर 90 से कम रहेगी तो 40-45% दिया जाता है। आज बोल बोल के शासन के कानों के दरवाजे खोल के मेरी आवाज़ बैठ गई। मेरी महिला बहनें परेशान हो गई धूप में, पानी में, इतनी बरसात में, जब पूरे डोडे नाले सब बंद थे। शासन ने आदेश किए कि कोई नहीं जाएगा, फिर भी वो नालों को क्रॉस करके हड़ताल पे आई और बैठी अपनी मांगों को लेके, लेकिन कोई शासन की तरफ से सुनवाई नहीं की। तो वहीं दूसरी ओर मानदेय बढ़ा जाने की मांग को लेकर जहां एक ओर पिछले 4 दिनों से जारी रसोइया बहनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई, तो वहीं दूसरी ओर रसोइया बहनों के दूसरे संगठन ने अपनी इसी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जहां राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ व मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन के बैनर तले मध्याह्न भोजन रसोइया संगठन और आंगनबाड़ी साझा चूल्हा रसोइया संघ ने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सोमवार से नगर के बस स्टैंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। जहां हड़ताल पर गई रसोइया बहनों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। तो वहीं उन्होंने अपनी इस प्रमुख मांग को लेकर पूरे किए जाने की भी गुहार लगाई। जहां हड़ताली बहनों ने मांग पूरी न होने पर आगामी चुनाव में सरकार का तख्ता पलट किए जाने की भी चेतावनी दी। नगरपालिका परिषद वाराणसी के अंतर्गत 15 वार्डों में 7 अगस्त को नल जल योजना से पानी का वितरण नहीं किया गया। वहीं कुछ वार्डों में बीते 3 दिनों से नल जल योजना का पानी नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
आपको बताया कि नगर पालिका वाराणसी के द्वारा शहर को सस्ते दामों पर साफ स्वच्छ पानी सुबह और शाम दोनों समय वितरण किया जाता है, किंतु तकनीकी खराबी के कारण 7 अगस्त को नल जल योजना से पानी का वितरण नगर में नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों को हैंडपंप, कुएं व अन्य व्यक्तियों के बोर से पानी लाकर अपनी जरूरत को पूरा करना पड़ा। इस दौरान नगर के कुछ क्षेत्र जैसे लालबरा रोड, वार्ड नंबर 2-3 में बीते 3 दिवस से पानी नलों में प्राप्त नहीं हुआ। उनके द्वारा भी लंबी दूरी तय कर अपनी पानी की पूर्ति की जा रही है, जिनके द्वारा नगर पालिका को नियमित रूप से पानी वितरण करने की बात कहते हुए यदि कभी तकनीकी समस्या आ जाती है तो टैंकरों के माध्यम से पानी की पूर्ति वार्डों में कराए जाने की मांग की। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 2। अभी पानी की क्या समस्या बनी हुई है? पानी 3 दिन से नहीं आ रहा है। 3 दिन से पानी नल में ही नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नल में ही नहीं आ रहा है। कारण क्या कुछ पता चला? कुछ पता नहीं है अपन को। अब अपन कहीं जाते आते नहीं तो अपन को क्या पता। सभी लोग जहाँ से भर रहे वहाँ से अपन भी जाते घूमने। तो अभी कहाँ से ला रहे हैं पानी? अभी वो देहरवाल तालाब के घर के सामने है, वहाँ नाल, वहाँ से लाते हैं। करीब कितना दूर पड़ता है? बहुत दूर पड़ता है जी, वहाँ से ला रहे। पूरा मोहल्ले के लोग ला? हाँ, सब मोहल्ले के। जिसके यहाँ मोटर है वो बोर है तो वो बोर वाले दे देते, तो वहाँ से लाते हैं। हमारा नल 3 दिन हो गया नहीं आ रहा, दोनों टाइम 3 दिन हो गया नहीं आ रहा। तो अभी किस प्रकार से व्यवस्था बन रही है? अभी अगर थोड़ा बहुत स्टॉक था पानी तो उसका यूज कर रहे हैं टंकी में। और पीने के लिए? पीने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है हमें पानी पीने के लिए। समस्या होती है? समस्या तो बहुत है। तो इसकी शिकायत वगैरह करे थे वार्ड पार्षद को? अभी तो वार्ड पार्षद को नहीं की शिकायत, वैसा थोड़ा सी शिकायत करो तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो पानी उनके अभी नहीं आ रहा है क्या? पानी तो पूरे मोहल्ले में ही नहीं आ रहा है पानी 3 दिन से। 3 दिन से।